कैसी लग रही है आपको ये नए साल की एनर्जी? अगर हम 2025 की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन इंडिया क्या न्यूमरोलॉजी साइंटिफिक है? पाइथागोरस करके एक न्यूमरोलॉजी होती है, उसमें पाइथागोरस ने बहुत काम किया। तो उतना बड़ा मैथमेटिशियन अगर वो न्यूमरोलॉजी की बात करता है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये सुपरफिशियल? अगर मैं नाम में एक अल्फाबेट ऊपर कर दूं, नीचे कर दूं या मिडिल नेम लगा लूं तो क्या उससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी? अब आपकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, आप इस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं, लेकिन जैसे बच्चा पैदा हो रहा है तो डेट तो पता लग गई कि यार इस डेट को पैदा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही बचपन से उसकी नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही नेम रख दिया जाए तो कितना अच्छा है। अपने बच्चे को अगर आप सबसे बड़ा गिफ्ट कुछ दे सकते हैं, पैदा होने के बाद उसका जो नेम नंबर है वो अच्छे नंबर। बिजनेस में भी नाम की जरूरत है। आपने देखा होगा कोई बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट जनरेशन आई, एकदम से बिजनेस डाउनवर्ड चला जाए। बहुत सारे लोगों को डिले रहता है कि शादी नहीं हो पा रही। अगर मैरिज में डिले हो रहा है तो जो 2 नंबर है मून, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोगों के कमेंट आते हैं चाइल्ड बर्थ रिलेटेड। बिना गुरु की ब्लेसिंग के, बिना जुपिटर की ब्लेसिंग के आपके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। कंसीव तो कर रहे हैं बट बार बार अबॉर्शन हो रहा है, उसके लिए कोई रेमेडी होती है? वो घर का जो हमारा जो वास्तु है ना, वो क्या रेमेडीज करें कि जिससे वो जल्दी घर खरीद पाए? 258 अगर इन नंबर्स की ब्लेसिंग नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। 99% केसेस में देखा गया है। नया साल शुरू हो चुका है और हम अभी भी न्यूमरोलॉजी की बातें कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने इतनी सारी न्यूमरोलॉजी की बात करी है डॉन टॉक्स पे, पर हमने कभी न्यूमरोलॉजी खुद सीखी नहीं। हमने ये नहीं जाना कि यार हम वेट करते हैं कि कोई गेस्ट आएंगे और वो बताएंगे कि हमारा 2025 कैसा जाएगा, वो बताएंगे कि अगर हमारे अगले महीने कैसे जाएंगे, वो आके ये बताएंगे कि हमको न्यूमरोलॉजी समझनी कैसे है कि हमारे लिए ये टाइम कैसा जाएगा, हमारे कलर कौन से हैं, लकी नंबर कौन सा है। पर आज के इस एपिसोड में, इस नए साल के नए एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप खुद न्यूमरोलॉजी कैसे समझ सकते हैं। आप खुद बिना किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी वास्तु के एक्सपर्ट के वेट किए आप खुद अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं कि मेरा 2025 कैसा जाएगा, 2026 कैसा जाएगा, 27, 28, 29, 30 जितने साल हैं वो कैसे जाएंगे। और सिर्फ अपना ही नहीं, आप अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने प्यार वाले लोगों का जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, सबका न्यूमरोलॉजी आप खुद कर सकते हैं। तो आज इस एपिसोड में हम न्यूमरोलॉजी सिर्फ समझते नहीं हैं, सीख भी लेते हैं। ओके सर। और हमने इनके साथ एक बहुत प्यारा एपिसोड डाला था जिस पे इतने सारे व्यूज़ हैं और आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो आई वांटेड हिम कि आप ये साल के शुरुआत में बस न्यूमरोलॉजी सबको सिखा दीजिए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि नई ऑडियंस बहुत ज़्यादा जुड़ गई, आप अपने बारे में बताइए, देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस। ठीक है, नमस्ते। मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक वैसे तो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट कहता हूँ, बट अलॉन्ग विद दैट आई एम अ वास्तु एक्सपर्ट, सौर विज्ञान एक्सपर्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और अगर ये मेरा पैशन है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने MS किया है, IIM कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव MBA किया है और अभी मैं US में रहता हूँ और US में जो है वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन इस डायरेक्शन में मेरा पैशन है, तो उसके साथ मैं लोगों की हेल्प करना और उनको सॉल्यूशंस देना, ये सारे काम कर रहा हूँ। राइट। कैसी लग रही है आपको ये नए साल की एनर्जी? बहुत अच्छी। 2025 जो है इंडिया के लिए बहुत 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 अमेजिंग होने वाला है। ओके। एटलीस्ट टिल 2000 क्या कहते हैं, टिल अगस्त जो है इंडिया के लिए 2025 बहुत अमेजिंग रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम 2025 की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन इंडिया के लिए चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। तो ये बताइए सबसे पहले कि न्यूमरोलॉजी जो है, हम इसको कैसे ऑकल्ट समझे या इसको साइंटिफिक वे में भी समझा जा सकता है? लाइक क्या न्यूमरोलॉजी साइंटिफिक है, ये बताइए। देखिए वरुण, कैसा है ना कि अब मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक है। तो ऐसा जब मैंने शुरू किया था न्यूमरोलॉजी को सीखना या समझना, तो सबसे पहले मन में तो क्वेश्चन यही था कि ये साइंटिफिक है भी कि नहीं है। हाँ, या सिर्फ सुपरफिशियल है। ठीक। भगवान शिव ने जो है ये ज्ञान दिया था, एक शिव सूत्र करके पुस्तक है, उसमें छोटे छोटे सूत्र हैं, लगभग 76 सूत्र जो है भगवान ने दिया था, वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कैसे क्या करना चाहिए। वहाँ पे एक जिक्र आता है कि जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में बनी हैं वो शिव के द्वारा ही बनी है। ठीक है, शिव और शक्ति, जो हम लोगों ने पिछले बार एपिसोड में बात किया था। तो उसमें भगवान ने कहा है कि जो संस्कृत के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, राइट, उनमें जो है गॉड एनर्जी है। गॉड एनर्जी मतलब भगवान शिव की एनर्जी। ठीक। तो अब जो वो अल्फ़ाबेट्स है, अगर उसमें शिव की एनर्जी है, ठीक, हर चीज़ जो है शिव से बनी है। जितने भी लैंग्वेज, हम ये कह सकते हैं कि सबसे पुराना लैंग्वेज संस्कृत है। ठीक है, वहीं से सारी चीज़ें डिराइव हुई। जैसे संस्कृत आया, संस्कृत से फिर लैटिन जो है वो
लैटिन, और लैटिन से जो है फिर आपके इंग्लिश और बाकी की चीज़ें आई। तो अगर उनमें गॉड एनर्जी है तो उसी से ड्रिवन अगर कोई और चीज़ है तो उसमें तो गॉड एनर्जी होगी, ठीक। एब्सोल्युटली। तो ये जो एनर्जी है वो एक तरीके का वाइब्रेशन है। तो और यही चीज़ आगे जाने पे कीरो ने क्या किया, जो अल्फ़ाबेट से ए से लेकर जेड तक उनके वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उनको नंबर्स असाइन किए। ठीक है। पाइथागोरस करके एक न्यूमरोलॉजी होती है, उसमें पाइथागोरस ने बहुत काम किया। हम लोगों ने हाई स्कूल में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो है पढ़ा होगा। तो उतना बड़ा मैथमेटिशियन अगर वो न्यूमरोलॉजी की, अगर अंक ज्योतिष की बात करता है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये सुपरफिशियल है। कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें जो बैकएंड में जो ये हम जो पीछे चीज़ें देख रहे हैं उसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वहाँ से शुरू हुआ जहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम शिव की बात कर रहे हैं, और फिर बाद में जिन लोगों ने इस पे काम किया वो पढ़े लिखे थे, वो उन लोगों ने ऐसे ऐसे थ्योरम्स दिए जो कि आज बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे एजुकेशन के। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी जो है ना पूरी तरीके से साइंटिफिक है। और अल्टीमेटली देखिए, आप एक डेट पे पैदा होते हैं और जब इस धरती से आप जाएंगे तब भी आप एक डेट पे जाएंगे। तो आपकी बिगिनिंग जो है, जहाँ से आपने शुरुआत की, वो एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर टाइम है, और जब आप जा रहे हैं तब भी वो एक डेट और एक टाइम है। तो इनके बीच में आप जो है नंबरों से घिरे हुए हैं, और जैसे जैसे नंबर आपकी लाइफ में आते हैं वैसे वैसे आपका लाइफ डिफाइन होता है। तो इसमें लक और ये सब भी रहता है। हाँ, तो देखिए, मैं हमेशा जब भी कहता हूँ ना कि इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आज की हम लोग एक तरह से आज इसको सीखने वाले हैं कि आप कैसे खुद से अपना जो है न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा भाग्य हो गया और एक समय। एक कहावत है ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो समय को डिकोड करते हैं और साथ में भाग्य को डिकोड करते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को अगर हमने डिकोड कर लिया तो फिर हम लोग उसको, मतलब अगर हमने भाग्य को सही कर लिया तो हमारा लक फैक्टर सही हो गया। अगर हमने समय को डिकोड कर लिया, भाई समय के साथ टैकल कैसे, डील कैसे करना है, तो समय भी सही हो गया, ठीक। भाग्य के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी में जी। तो जिस दिन आप पैदा होते हैं, जो भी डेट, जिस डेट पे आप पैदा हुए, वो एक नंबर पे आता है, ठीक। 24 तारीख हो गया, 25 तारीख, जैसे अगर कोई 23 तारीख को पैदा होता है तो उसको हम लोग कंपाउंड नंबर कहते हैं न्यूमरोलॉजी में। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसको कंपाउंड नंबर कहते हैं। और 23 इज अ वेरी गुड डेट ऑफ बर्थ। जो लोग 23 पे पैदा होते हैं उनका लक फैक्टर इन जनरल अच्छा होता है, हाँ, थोड़ा हाई होता है, और उनके जीवन में उनको वो पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे 29 की बात कर लें, 29 इज अ चैलेंजिंग नंबर, ठीक है। संजय दत्त जो थे वो 29 के थे, आप उनकी लाइफ देखिए कितनी डिफिकल्ट रही है। तो 29 पे अगर कोई बॉर्न होता है तो वो चैलेंजिंग नंबर है, उसके जीवन में फिर उस तरीके की दिक्कतें परेशानियां आती हैं। अब ये जो डेट पे आप पैदा हुए, यहाँ से आपका भाग्य डिफाइन होना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसको और फर्दर लेके जाएंगे, तो जिस डेट पे आप पैदा हुए वो अगर हम कंप्लीट डेट लिखें तो एक स्पेसिफिक डेट आएगा, मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा, ठीक। कोई भी एक आप मुझे डेट बताइए। ओके, तो मैं किसी टीम मेंबर की बता देता हूँ आपको। 17/12/2000, ठीक जी। तो जैसे अब 17 जो है उनकी वो डेट ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है। 17 ये कंपाउंड नंबर आ गया। 17 को ये कहा जाता है कि थोड़ा चैलेंजिंग है, ठीक। तो अब यहाँ से इनका लक फैक्टर डिफाइन होना शुरू हो गया। अब 17 को जब हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो वो उसको हम कहते हैं साइकिक नंबर, मूलांक। तो 1 + 7 = 8। तो 8 इनका मूलांक हो गया या साइकिक नंबर हो गया, ठीक। ये एक चीज डिफाइन हो गई। अब 8 नंबर कैसा है, तो थोड़ा चैलेंजिंग है। तो 17 पे ये पैदा हुए, वो चैलेंजिंग है। अब उनका जो मूलांक है वो भी चैलेंजिंग हो गया। इसके बाद जो उनकी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसको जब हम सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे, 17 क्या बोला आपने, 17/12/2000, हाँ, 17/12/2000, तो उसको सारा ऐड करके उसको अगर हम सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे, 17/12/2000 आई थिंक 4 आएगा, 4, ठीक। तो ये जो 4 है वो उनका भाग्यांक हो गया, उनका डेस्टिनी नंबर हो गया, ठीक। कि अब ये कहा जाएगा कि ये 8 और 4 ये कॉम्बिनेशन वाले हैं। तो अब देखिए उनका भाग्यांक कैसा है, वो 4 नंबर पे आया, वो भी थोड़ा चैलेंजिंग नंबर है। तो उनका मूलांक भी चैलेंजिंग है, भाग्यांक भी चैलेंजिंग है। ये एक नेक्स्ट लेवल का हो गया। फर्स्ट लेवल हमने क्या देखा कि 17 को पैदा हुए, वो डिफिकल्ट है, वो चैलेंजिंग है, वो कंपाउंड नंबर कैसा है। नेक्स्ट लेवल पे हमने क्या देखा कि अब उनका मूलांक कैसा है, भाग्यांक कैसा है। ये सेकेंड स्टेप हो गया। इसमें फिर तीसरा स्टेप आएगा कि अब जो उनका मूलांक और भाग्यांक जो ये कॉम्बिनेशन बना, ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। जैसे 8 और 4, हाँ,
जैसे 8 नंबर सैटर्न को डिनोट करता है, 4 नंबर जो है आपके राहु को डिनोट करता है। तो अब राहु और शनि एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका आपस में कैसा सामंजस्य, हाँ उनका सामंजस्य कैसा है, उस पे फिर तीसरा स्टेप डिफाइन हो गया। अगर मान लीजिए कि आपस में अगर एक दूसरे के सपोर्टिव है वो, तो फिर कैसा है, फिर भी स्टेप 1 चैलेंजिंग है, स्टेप 2 चैलेंजिंग है, लेकिन स्टेप 3 क्या है, फिर भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 और 4 सैटर्न और राहु एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से नहीं जाते हैं, तो अब स्टेप 3 भी चैलेंजिंग हो गया। ठीक, कितना चैलेंजिंग हो गया इनके लिए? हाँ, इनके लिए चैलेंजिंग हो गया। एक तो 8 वाले हैं, तो 8 नंबर वैसे भी थोड़ा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, अब देखिए ये जितनी भी चीजें हमने देखी, अच्छा इसके साथ फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, राइट, उसमें आप जो डिजिट्स होते हैं उन डिजिट्स को आप जो है देखिए, उसमें जो डिजिट्स हैं कि कौन कौन से डिजिट्स हैं आपके पास, कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कौन से डिजिट मिसिंग हैं। तो फिर क्या होता है कि जो मिसिंग है उनकी फिर रेमेडी करनी चाहिए। अगर वो नंबर्स मिसिंग हैं तो जैसे आपने लिखा तो आप देख लीजिए कि हाँ ये नंबर मेरे मिसिंग है, ये भी लिख लीजिए। ओके, तो मिनिमम इतना, जैसे ये मैंने टोटल ग्रिड बना के, हाँ ग्रिड बना के भी कर सकते हैं, सिंपल आप चाहे तो बस आप नोट कर लीजिए। अगर ग्रिड बनाएंगे तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा, फिर आपको लोशो ग्रिड समझना पड़ेगा। नहीं कुछ तो आप सिंपली जो है आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखा, उसमें आपने नोट कर लिया कि भाई ये नंबर रिपीट्स हो रहे हैं, ये नंबर जो है मेरे ये नंबर जो है मेरे वो मिसिंग है। ठीक, राइट। तो अब ये जो 4 स्टेप मैंने बताया, ये आपके भाग्य को डिनोट करता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कैसा है, कंपाउंड नंबर कैसा है, आपका साइकिक कैसा है, आपका डेस्टिनी कैसा है, और इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, और मिसिंग क्या है। ये आपके उसने पूरे भाग्य को डिफाइन कर दिया। अब एक चीज, भाग्य पे किसी का कंट्रोल नहीं, राइट भाई। अब जिस डेट पे आप पैदा हो रहे हैं, जैसे होता है ना कभी कभी लोगों को लगता है कि जैसे आपने किसी जाके न्यूमरोलॉजिस्ट से पहले से कंसल्ट कर लिया, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, आपको लगता है कि आप जाके कंसल्ट कर लेंगे और उसने कोई डेट बता दी, आप उस डेट पे बच्चा मतलब हो जाएगा। वो लगता है आपको कि आप कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो करने वाले हैं वो, हाँ जो करने वाले हैं वो महादेव हैं। वो लिखा गया है, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो भी, उसमें भी उनकी इच्छा है। ठीक है, तो वो हम लोग माध्यम है। अगर जो न्यूमरोलॉजिस्ट को लगता है कि वो बच्चे पैदा करा रहा है इस तरीके से, वो गलत थॉट प्रोसेस है। तुम माध्यम हो, लेकिन अल्टीमेटली वही कर रहे हैं, सुप्रीम पावर। ठीक है, तो अगर उस बच्चे को चैलेंजिंग डेट पे पैदा होना होगा तो वो बच्चा चैलेंजिंग डेट पे पैदा होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे इतने सारी चीजें जो हमने देखा, ये आपका लक फैक्टर डिफाइन कर दिया उसने। अब इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। अच्छा लक, अच्छा बनता कैसे है, आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिलती कैसे है, तो ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा से डिफाइन होती है। ठीक, अगर पास्ट लाइफ में आपका, भाई इस धरती पे आप अगर आए हैं तो आपको अपना कर्मा बैलेंस करना है, तभी आपके मोक्ष की जर्नी शुरू होगी, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। कर्मा कैसे बैलेंस होगा, अगर आपको अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी तो आप तो फिर इस धरती पे आनंद से रह रहे हैं, राइट, तो आपका कर्मा बैलेंस नहीं हुआ ना। इनफैक्ट अगर आप अच्छे से रह रहे हैं तो आपके अंदर ईगो और आ जाएगा, आपका बिहेवियर लोगों के साथ और गड़बड़ भी हो सकता है, बिकॉज यू नो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ गया, अहंकार आ गया। तो अब आपको जब चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ मिलती है तो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, तो आप अपने कर्मा को बैलेंस करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके कर्मा बैलेंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 4 नंबर और 8 नंबर वाले होते हैं, जैसे अगर आपके पिछले 1 जन्म का कर्मा अगर इम्बैलेंस है, या 2 जन्मों का, 3 जन्मों का, तो तरीके से क्या होता है, अगर आपका कर्मा अच्छा नहीं है, अगर आपका कर्मा अच्छा नहीं है तो आपको इस लाइफ, अगले लाइफ साइकिल में आपको चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ मिलेगी, राइट। लेकिन मान लीजिए कि फॉर सम रीज़न, भाई जिसके घर पे आप पैदा हो रहे हैं उनका भी अपना, उनके नंबर्स हैं, उनके भी अपने फैक्टर्स हैं, फॉर सम रीजन अगर वो अवॉइड हो गया कि आप पैदा हुए और आपको अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिल गई, तो अब जो पास्ट लाइफ का कर्मा था वो बैलेंस नहीं हुआ, राइट। अब इस लाइफ में भी आप कर्मा एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसे मल्टीपल लाइफ साइकिल अगर ऐसा हो गया 3, 4, 5, तो फिर आपको 4 नंबर की डेट ऑफ बर्थ मिलती है। 4 और 8 जो है ये थोड़े चैलेंजिंग है, ठीक है, डिफिकल्ट है। तो अगर आपके मल्टीपल लाइफ का कर्मा अगर बैलेंस नहीं हुआ तो आपको 4 मिलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई कि भाई 7-8 लाइफ साइकिल में आप बचे जा रहे हैं, तब जो है काम फिर शनि महाराज को मिलता है कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। नाउ यू विल गेट डेट ऑफ बर्थ जो कि 8 नंबर का है। और अब आपके लाइफ में फिर उस तरीके के ऑब्स्टेकल्स, टीचिंग्स आती हैं। हाँ, फिर उस तरीके के ऑब्स्टेकल्स आएंगे जहाँ पे आपको फिर
साथ में सीखने को भी सीखने को मिलता है और हाँ। इम्प्रूवमेंट होएगा। तो अब कभी कभी ये भी होता है कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि भाई 4 या 8 वाले लाइफ में ग्रो नहीं करेंगे, वैसा नहीं है। क्या होता है जैसे 8 नंबर वाला है तो अगर उसके लाइफ में इनिशियल स्ट्रगल आता है तो वो स्ट्रगल उसको लर्निंग्स भी देता है, राइट Okay. तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े पोजीशन पे जो लोग जैसे किसी डायरेक्टर पोजीशन पे या फैक्ट्री का मालिक है, ये जितने भी लोग हैं वो 8 नंबर वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना, अच्छा अगर कभी आप ना किसी CEO के इंटरव्यू में जाइए, वहाँ पे पता क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि हैव यू सीन फेलियर, हाउ विल यू हैंडल, हाउ यू टैकल फेलियर। ठीक, क्योंकि भाई काम तो सब लोग कर लेंगे, तुमने फेलियर्स देखे कि नहीं देखे? अगर तुमने फेलियर्स देखे तो तुम्हें फिर डर नहीं रहेगा। तो जो 8 नंबर वाले हैं ना, अगर वो 8 नंबर वाले अपने लाइफ में गिव अप ना करें, फेलियर्स आ रहा है, लगे हुए हैं, हार्ड वर्क करे जा रहे हैं, तो इवेंचुअली उनके पास वो एक्सपीरियंस आ जाता है, उनके पास वो डर जो है वो निकल जाता है, राइट। उस एक्सपीरियंस से फिर वो बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। लेकिन तो मतलब एक सर्टेन एज के बाद बूम, हाँ ओके। लेकिन उस सर्टेन एज तक बड़े सारे चैलेंजेस आएंगे, बड़े सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको उनके पार जाना पड़ेगा। मतलब क्विट नहीं करना। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि कोई 8 नंबर वाला 4 नंबर वाला, उनकी लाइफ इनिशियल बड़ी अच्छी हो जाती है, उल्टा रिवर्स। अब अगर इनिशियल अच्छी हो गई तो कर्मा बैलेंस हुआ नहीं। अगर जैसे आपको शुरू में अगर चैलेंजेस मिल जाते हैं तो क्या होता है कि भाई जो पास्ट लाइफ के कर्मा थे वो आपने बैलेंस कर लिया कुछ हद तक, तो अब आपको सैटर्न क्या करता है, रिवॉर्ड देता है। अब आपको 8 नंबर की डेट मिली, मान लीजिए पिताजी बहुत अमीर आदमी है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो इनिशियल लाइफ अच्छी चली गई। जब बाद में अपने ऊपर चीजें आई, अब पिताजी का हाथ हट गया, तो अब आपको गड़बड़ होनी शुरू हो गई। तो इस तरीके की चीजें, तो ये इस मतलब जितने भी 8 वाले देख रहे हैं तो वो प्रार्थना करेंगे उनकी अर्ली लाइफ खराब ही जाए जिससे उनकी लेटर लाइफ बहुत अच्छी हो। यस। तो अब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने ये एनालिसिस की लक फैक्टर की, तो अब ये लक फैक्टर आपका मान लीजिए कि आपको नहीं मिला अच्छा, तो अब क्या कर सकते हैं भाई? ऐसा तो नहीं है ना कि उनके जीवन में जो है अब हमेशा दिक्कत ही रहेगी। कैसे हम उस चीज से बाहर निकले? तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी में जो है आता है आपका नेम। सबसे सबसे बड़ा फैक्टर जो है आपका नेम नंबर। जैसे आपने बोला नेम नंबर, क्या वो इतना काम करता है कि मतलब लाइक उसका क्या प्रॉपर्टीज रहती है कि अगर मैं नाम में एक अल्फ़ाबेट ऊपर कर दूं, नीचे कर दूं, या मिडिल नेम लगा लूं, जैसे आपके नाम में के लगा हुआ है, तो ऐसी चीज़ें करूं तो क्या उससे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? इतना इंपॉर्टेंट होता है या फिर बस बोलने के लिए? तो जैसे देखिए कैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा ना अभी कि जो जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, राइट, उसमें गॉड एनर्जी होती है, ठीक है, उसमें एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, वो सारा का सारा फॉर्मेशन जो हुआ है वो शिव से हुआ है। तो अगर उस अल्फ़ाबेट में वाइब्रेशन है, तो अब मान लीजिए आपका नाम मैंने वरुण बोला, ठीक, तो उसी को कीरो ने क्या किया, उस वाइब्रेशंस को उन्होंने न्यूमेरिकल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जब हम उस न्यूमेरिकल नंबर को लेके अपने नाम को कैलकुलेट करते हैं, जैसे V की वैल्यू 6 हो गई, A की वैल्यू 1 हो गई, इस तरीके से जब वरुण को हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक नंबर निकल के आएगा, ठीक। अब वो जो नंबर निकल के आ रहा है वो अपनी उसकी एक फ्रीक्वेंसी, एक अपनी वाइब्रेशन, ठीक है, राइट। अच्छा, काम कैसे करता है नाम नंबर, ठीक? कैसे? बचपन से अगर आपको हम वरुण बुला रहे हैं, ठीक, हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी में 70% वाटर होता है। अब जब मैं वरुण बोलूंगा, आपके जो शरीर में वाटर है ना, उसमें एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्रिएट होगी, एक पैटर्न क्रिएट होता है, और वो जो पैटर्न है ना वो आपकी एनर्जी को ओवरऑल डिफाइन करता है। अब देखिए, अगर ऐसा कोई मैं फ्रिक्वेंसी या पैटर्न क्रिएट करूं जो एनर्जी मेरे साथ अलाइंग हो, मैं 8 नंबर वाला हूँ, मैं 17 बॉर्न हूँ, जैसे मेरा साइकिक 8 है, डेस्टिनी 4 है, मैं ये हूँ, ये मतलब भगवान ने मुझे बना दिया। अब मैं ऐसा कोई नाम रखूँ जिसकी जो भी फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन है वो मेरे इस डेट के साथ, इस नंबर के साथ सिंक कर रही है, तो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं ऐसा कोई फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर रहा हूँ जो कि उसके साथ सिंक में नहीं है, तो क्या है, फिर इन कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जैसे जैसे आपका नाम बढ़ता जाएगा, आपके बॉडी में वो पैटर्न क्रिएट होते जा रहा है। अगर वो सपोर्ट में है तब तो क्या है, यू हैव अ सिंगल एनर्जी, आपकी उस एनर्जी को वो सपोर्ट कर रहा है, आप जीवन में आगे बढ़ गए। अगर ये पैटर्न कॉन्ट्राडिक्शन में, तो क्या होगा, अब आपकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, आप इस डेट ऑफ बर्थ के पैदा हुए हैं, लेकिन
जो आपका नाम है वो उसके साथ हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन में। अब जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है ये बॉडी में कैसे वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्टरी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। कभी आप ईज में रह पाएंगे क्या? मतलब एनर्जी लेवल पे आपको ये नहीं पता चलता है, लेकिन एनर्जी लेवल पे अब ऐसा पैटर्न क्रिएट हो रहा है जो ओवरऑल आपकी फ्रीक्वेंसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को डाउन कर रहा है, डिस्टर्ब करते रहेगा। जैसे कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, हाँ, या फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज आके जा सकती है, आप डिसीजंस अच्छे से नहीं ले पाएंगे। आप सोच के देखिए ना, जब अगर इफ यू आर नॉट, ब्रेन फॉग रहेगा। एग्जैक्टली, ब्रेन फॉग रहेगा, मतलब आपका जो मन है वो शांत नहीं है। अब यू आर ऑलवेज, आप हमेशा स्ट्रगल कर रहे हो एनर्जी लेवल पे, आपके बॉडी में हमेशा वो स्ट्रगल चले जा रहा है। ठीक, तो जब आपका नाम, जब हम लोग उसको एनालाइज करते हैं तो उसको एनालाइज करके क्या किया जाता है कि उसमें और एडिशनल अल्फ़ाबेट्स या जो भी चीज़ें यूज़ करके उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो वाइब्रेशन है, उसको ऐसे नंबर पे लाया जाता है कि वो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका साइकिक है, डेस्टिनी है, उसके साथ वो अलाइन कर जाए। जैसे ही ये घटना घटती है, अब क्या हुआ, आपकी एनर्जी, आपके नेम की एनर्जी आपस में सिंक हो गई। जो आपकी बॉडी में वाइब्रेशनल पैटर्न है ना, वो चेंज होने शुरू होते हैं। ठीक, और जितना तेजी से वो वाइब्रेशनल पैटर्न चेंज होना शुरू होगा, उतनी तेजी से फिर आपके लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होते हैं। जैसे आपने देखा है ना कि जैसे जो फिल्म स्टार वगैरह होते हैं, वो अपना नाम चेंज करते हैं, उनके लाइफ में बहुत तेजी से, जैसे मूवी तुरंत हिट हो गई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो नाम है ना, वो नेम अब उनके स्क्रीन पे जब उनका नया नाम दिखा तो वो कितने लोगों तक गया, लाखों करोड़ों लोगों तक एक ही बार में पहुंच गया, राइट? तो वो उनके जो एनर्जी लेवल पे वी ऑल आर कनेक्टेड, तो सबके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज गया कि जो अजय देवगन का अब नाम है, उसमें अब उन्होंने वो क्या कहते हैं, देवगन में ए हटा दिया है। ओके, ठीक, तो अब ये जो एनर्जी लेवल पे, जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो ये मैसेज पास ऑन हुआ पूरे यूनिवर्स में, वो कैसा हुआ, फिर कंपाउंड हो गया, राइट? तो फिर उनके लाइफ में क्या होता है, वो चेंजेस बहुत तेजी से एस्केलेट दिखने लगते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, जब आप अपना नाम चेंज करते हैं, जितना ज़्यादा उसको आप यूटिलाइज करते हैं, धीरे धीरे आपके अपने अंदर वो चेंजेस, एनर्जीज बढ़ाते रहते हैं। हाँ, और आपके फिर आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जो आपके 70% वाटर में जो एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, वो पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता है। आपका नेचर बदलना शुरू हो जाएगा, आपका सोचने समझने का तरीका। देखिए, जीवन जो है ना, एक चीज़ ये समझना है कि चाहे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, और जितने भी और साइंस है, ठीक है, वास्तु है, ये टूल है। जीवन में जब हम इनको यूटिलाइज करते हैं, सफलता कहाँ से मिलेगी? सफलता हमें अपने माध्यम से मिलेगी। हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम को हम अच्छे से करें, हमें सफलता मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन अगर मेरा दिमाग क्लियर है, अगर मैं साफ तरीके से अच्छे से सोच पा रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि आप अच्छे डिसीजंस नहीं लेंगे? अच्छे डिसीजंस लेंगे। अच्छे डिसीजंस लेंगे तो क्या होगा? जीवन में चमत्कार नहीं होगा? होगा ही होगा। तो ये टूल है, इसको हमें, प्रॉब्लम क्या हो रही है आज के समय, जो मैंने देखा है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा अनरिलायबल है, ठीक, कि मैंने अब नाम चेंज कर लिया, अब एकदम चमत्कार होगा। बट आपको उस नाम को चार्ज भी करना होगा। हाँ, मतलब उसमें आप जो अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, उसको आप निगलेक्ट मत करिए। हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बेसिकली कर्मा तो आपके हैं ही, एग्जैक्टली, वो प्रधान है। हाँ, पर आप ये इजी कर सकते हो। आप ये समझिए कि जब आपकी बॉडी की एनर्जी अगर ईज पे नहीं है, ठीक, जैसे फेंगशुई का एक कंसेप्ट लेते हैं। फेंगशुई का मतलब, फेंगशुई जो है ना, ये सिर्फ इतने उस पर ही बना है। वैसे तो फेंगशुई होता है चाइना में, लेकिन फेंगशुई अब पॉपुलर नेम है तो वही लेते हैं। तो फेंगशुई जो है, उसका सिंपल सा एक यही रूल है कि आप अपने घर को ऐसा वो करिए, डेकोरेट करिए, इस तरीके से उसको फिक्स करिए कि वो आपको परेशान ना करे, ठीक है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो रिलैक्स रहे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक टेबल रख दिया कहीं, ठीक है, आपने इंटीरियर कराया, एक टेबल बनाया, अब वो थोड़ा सा रास्ते में हल्का सा निकला हुआ है, और एक बार आप जा रहे हैं, आपके पैर पे बहुत तेज से चोट लग गई, क्या होगा? अगली बार जब भी आप वहाँ से गुजरेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा, टेबल है वहाँ पे, ध्यान से जाना, समझ रहे ना आप? राइट। तो ये जो एक्टिव आपका सबकॉन्शियस माइंड है, हमेशा ये अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए। जैसे हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? फाइट फ्लाइट, ठीक। ये क्यों बना? जब पहले हमारे जो पूर्वज थे, जंगलों में रहते थे ना, तो बचने के लिए, भाई शेर आया तो आपको भागना है,
तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता था, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता था, हार्ट बीट तेज कर देता था, ज़्यादा ऑक्सीजन आप शरीर में लेने लगे ताकि आपके अंदर एनर्जी आया, भागना शुरू करें। ठीक, अब आप सोच के देखिए। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, आपको काम बनाता है, कंपोज बनाता है। ठीक, जब आपके घर में ऐसा टेबल बना दिया आपने, तो अब क्या हुआ, शेर है वो टेबल, है ना। तो अब आप कंफर्टेबल नहीं है, आप हमेशा आपका जो हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा ऑन है। अगर वो हमेशा ऑन है तो हमेशा आपका ब्रेन जो है ना एक्टिव है कि भाई लड़ना है, अभी लड़ना है। सेम यही चीज़ आपके साथ, जब आपका नाम अलग नंबर पे रखा हुआ है जो आपके साथ सिंक नहीं हो रहा, अब आप ईज में नहीं है। वो ईज में नहीं होना मतलब क्या है, यू नीड टू फाइट, यू नीड टू आपको कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, उसमें आपको कहीं ना कहीं सरवाइव करना है। तो जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमेशा एक्टिव रहता है। ओके, अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर हमेशा एक्टिव है तो आप कंफर्टेबल नहीं है। आप कंफर्टेबल नहीं है तो ओवरऑल आपके डिसीजंस, आपकी स्लीप, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्रेजी। ओके, तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो जो जैसे बच्चा पैदा हो रहा है तो डेट तो पता लग गई कि यार इस डेट को पैदा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही बचपन से उसकी नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही नेम रख दिया जाए तो कितना अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूँ वरुण, अपने क्लासेस में भी मैं कहता हूँ, वेबिनार में भी कहता हूँ कि अपने बच्चे को अगर आप सबसे बड़ा गिफ्ट कुछ दे सकते हैं तो पैदा होने के बाद उसका जो नेम नंबर है वो अच्छे नंबर पर सेम करके रखें, क्योंकि बचपन से जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन आपने खत्म कर दिया। वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके जीवन में अगर ऑब्स्टिकल्स आए भी तो वो उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। तो बच्चे का नाम तो ज़रूर हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या, अभी आप नया नाम, अच्छा देखिए आजकल ट्रेंड वैसे भी है, ठीक है, कि आप जो है जाके और उस तरीके से सर्च करते हैं इंटरनेट पे। राइट, अभी इनफैक्ट नेम नंबर, बच्चे के नेम नंबर से मुझे याद आया कि starvani.com जो है हम लोगों ने जो अपना वेबसाइट नया लॉन्च किया है, राइट, वहाँ पे मैंने ये चीज़ स्पेसिफिकली डलवाई है, चाइल्ड नेम करके एक सेक्शन बनवाया है जहाँ पे आप जाके नंबर और अल्फ़ाबेट से नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर वरुण नाम है, मान लेते हैं वरुण नाम 10 पे आता है, ठीक है, और वी एक अल्फ़ाबेट हो गया, तो आप जाके वहाँ पे मुझे 10 नंबर का नेम नंबर चाहिए, तो आपने एक चूज़ किया, अच्छा मुझे वी नंबर से ही, वी अल्फ़ाबेट से ही बोला है, वी से आपने फ़िल्टर कर लिया, आपको जितने भी एक नंबर के नेम हैं वी से वो सारे मिल जाएंगे वहाँ। वाह, बहुत मतलब उसमें AI का फीचर डाल दो और नए नाम आएंगे। करने वाले हैं हम लोग। ओके, ग्रेट, वाह। अब वेबसाइट का लिंक नीचे डाल देना, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर जाएंगे ज़रूर। ठीक है, एंड मूविंग ऑन, अब अगर इसी लेवल पे हम समझे तो बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी नाम की जरूरत है। हाँ, क्योंकि अब आज अगर हमें भी जानते हैं तो लोग कैसे जानते हैं, अडोनटॉक्स इंडी पॉडकास्ट। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि अडोनटॉक्स ग्रो होने का कारण क्या उसका भी नंबर है जो मेरे साथ सिंक हो रहा हो? बिल्कुल, देखिए कैसा है ना, जब आप बिजनेस रन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है और नेक्स्ट जनरेशन आई, हाँ, एकदम से बिजनेस डाउनवर्ड चला गया, ठीक, हाँ, देखा होगा ना ऐसा। क्योंकि जब जिसने पिताजी ने बिजनेस शुरू किया तो उनके साथ उसके नेम अच्छे से जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जब मैं 2008 में ना यूएस में था, जब लेमन ब्रदर्स जो है वो बैंकरप्ट हुई, उस समय मैं MS कर रहा था वहाँ पे। लेमन ब्रदर्स को अगर आप टोटल करके देखेंगे वो 8 पे आता है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपका नेम नंबर अच्छा रहेगा तो आपका बिजनेस अच्छा ही चलेगा, आपका खराब रहेगा तो खराब चलेगा। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं बिजनेस के लिए, लेकिन अगर आपका नेम नंबर अच्छा है तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आपने खत्म कर दिया। जो वो बैंकरप्सी वाली चीज थी लेमन ब्रदर के साथ, लेमन ब्रदर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था लेकिन बैंकरप्ट हो गया बिकॉज उसका नेम नंबर 8 पे था। तो अगर हम अपने बिजनेस का नाम, अपना नाम, अपने बच्चे का नाम अच्छे नंबर पे रख सकते हैं तो उस कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करने में बुराई क्या है। आपको वो नुकसान नहीं, अगर नहीं कर, मतलब आपको वो सपोर्ट ही करेगा। बहुत सारे लोग अब पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं यहाँ तक और इंटरेस्ट बन चुका है। अब सबके दिमाग में और मेरे भी दिमाग में यही आ रहा है कि कैसे अपना नेम नंबर सिंक करें, कैसे लेके जाएं, ये सेल्फ कैसे करें। हाँ बताइए। देखिए तो अब मैं ना एक आपको एक पूरा लिस्ट दे देता हूँ कि 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के लिए जी कौन से नंबर अच्छे हैं, कौन से नंबर खराब है,
ठीक, ओके, वो लिस्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपने अच्छे नंबर और मतलब अपने लकी नंबर और अवॉइड नंबर आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके लकी नंबर हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे मैं वो भी बता देता हूँ। जो आपके अवॉइड नंबर हैं उनको आप कम से कम यूज़ करिए, तो फिर अच्छा रहेगा। ठीक, तो हम कैसे इसको कंसिडर करेंगे? सपोज मेरा मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है, हाँ, तो मेरा क्या आएगा हाँ, नंबर तो जैसे अभी मैं पूरा का पूरा लिस्ट आउट करता हूँ, राइट, फिर एक हम लोग जैसे हमने अभी 17 जो लिया था डेट ऑफ बर्थ 8 हाँ, और 4, उसका डिराइव भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे एक नंबर के लिए उनको अवॉइड, अब मैं आपको अवॉइड के बारे में बता रहा हूँ, तो आप अवॉइड को लिस्ट आउट कर लीजिए। तो ओके, उससे क्या होगा कि आपका अवॉइड नंबर निकल जाएगा, जो नंबर बचेंगे वो आपके लकी नंबर आ जाएंगे। ठीक है, एक नंबर वालों को 8 नंबर अवॉइड करना चाहिए। ठीक, ओके, जो 2 नंबर वाले हैं उनके लिए 4, 8 और 9 ये नंबर चैलेंजिंग है, उनको वो अवॉइड करना चाहिए। जो 3 नंबर वाले हैं उनके लिए 6 नंबर चैलेंजिंग है, उनको 6 नंबर अवॉइड करना चाहिए। जो 4 नंबर वाले हैं उनके लिए 2, 4, 8, 9 ये नंबर जो है वो चैलेंजिंग है, अवॉइड करना चाहिए। जो 5 नंबर वाले हैं वैसे तो उनके लिए सारे नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो 8 और 9 नंबर को अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जो 6 नंबर वाले हैं, 6 नंबर के लिए 3 नंबर और 9 नंबर ये चैलेंजिंग है, उनको अवॉइड करना चाहिए। ओके, ठीक, जो 7 नंबर वाले हैं 7 के लिए 8 और 9 ये अवॉइड करना चाहिए। जो 8 नंबर वाले हैं 8 के लिए 1, 2, 4, 8 और 9 ये उनको अवॉइड करना चाहिए। 8 नंबर वालों के लिए सबसे ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि ओके, है चैलेंजिंग है। ठीक, राइट, जो 9 नंबर वाले हैं उनके लिए 2, 4, 6, 8 और 9 नंबर कम से कम यूज़ करें, वैसे तो उनके लिए अवॉइड नहीं है, लेकिन 2, 4, 6, 8 ये प्राइमरीली उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ओके, ग्रेट, अब हमने ये लिस्ट आउट कर लिया। अब इसमें जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली थी 17/12/2000, उसका साइकिक 8 है, डेस्टिनी 4 है। तो अब 8 नंबर के लिए क्या क्या अवॉइड मैंने बताया आपको, एक बार उसको लिस्ट आउट कर लेंगे। तो 8 के लिए क्या क्या है, 1, 2, 4, 8 और 9 ये अवॉइड करना हो गया। ठीक, 4 नंबर के लिए 2, 4, 8, 9, राइट, अब इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। 8 के लिए जो था, 4 के लिए जो था, इनमें जो भी टोटल निकल के आ रहा है इनको कंबाइन कर लिया। तो अब क्या 4 और 8 का अगर मैं देखूं कंबाइन करके तो क्या आएगा, 1, 2, 4, 8 एंड 9 ये आ गया। बचा क्या, बचा आपका 3, 5, 6। ठीक, तो जो ये 3, 5, 6 बचा ये मेरे लकी नंबर हो गए, और जो मैंने अभी लिस्ट आउट किया 1, 2, 4, 8, 9 वो मेरे अवॉइड नंबर हो गए। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ एक जनरल प्रिंसिपल ये है कि 4 और 8 नंबर को जितना हम अवॉइड कर सकते हैं हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनकी रिपीटेशंस बहुत अच्छी नहीं होती। तो सबके लिए आप 1 से लेकर 9 नंबर कुछ भी जनरल है, आप 4 और 8 नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए। ओके, अब आपने बताया था कि जिन्होंने भी अब तक लोगों ने देखे अपने लकी नंबर निकाल लिए, अब वो लकी नंबर को कैसे यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें? तो देखिए, अब जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि जो इनका 3, 5, 6 आया, अगर इनका नेम नंबर 3, 5, 6 में किसी पे भी होगा तो कम से कम सिचुएशन अच्छी है। ठीक, अगर किसी चैलेंजिंग पे है, 1 पे आ गया, 2 पे आ गया, 4 पे आ गया, 8 पे आ गया, 9 पे आ गया, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। मतलब क्या हुआ, देखिए अभी नेम नंबर का कंसेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अब ये 3, 5, 6 में एग्जैक्टली किस पे जाना चाहिए वो अलग मतलब एक डिस्कशन का विषय हो सकता है, उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। राइट, लेकिन सिंपलेस्ट अगर हम समझना चाहें तो 3, 5, 6 में अगर जिस पे भी इन तीनों में से किसी पे भी रहा तो मैं कम से कम वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं फेस कर रहा हूं जो अगर ये 1, 2, 4, 8, 9 का होता तो जो मैं फेस करता। ठीक है, ओके, ये नेम हो गया। ऐसे ही जो डेट्स हैं, जैसे 3, 5, 6 है, 3 की डेट कौन कौन सी है, 3, 12, 21 या 30। 5 की जो भी डेट आती हैं 5, 14, 23। ठीक, 6 की क्या हो गई आपके, 6 हो गए, 15 हो गए, 24 हो गया। तो इन डेट्स पे, जैसे इन डेट्स को एक न्यूमरोलॉजी में कंसेप्ट है पावर ऑफ कंसंट्रेशन करके, कि जिस चीज़ को आप लगातार यूज़ करते हैं वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना, राइट। तो अब जो मेरे लकी डेट्स हैं, अगर मैं उनको लकी नंबर्स को अगर मैं यूटिलाइज करता चला जाऊंगा तो उनकी ही रिपीटेशंस मेरे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, और ये मेरे लिए लकी हैं तो उनका रिपीटेशन मेरा लक फैक्टर और बढ़ाएगा। अच्छा, जब आप ये करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जो आपके अवॉइड हैं उनको आप धीरे धीरे अवॉइड करना भी
शुरू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे वीक होने शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे ये 8 वाले हैं ना, आपने उनको एनर्जी दी ही नहीं, चार्ज हाँ, एनर्जी दी ही नहीं। जैसे जो अगर ये 8 वाले हैं ना, 8 4 वाले, इनसे अगर आप पूछेंगे, इनका फोन नंबर अगर आप चेक करेंगे तो 8 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, ठीक, हाँ, रहेगा ही रहेगा। हाँ। तो अब क्या हुआ, कॉन्शियसली इन्होंने अब वो एफर्ट लगा लिया कि भाई मुझे 4 या 8 पकड़ना ही नहीं है, या जो मेरे ये अवॉइड नंबर है मुझे ये पकड़ना ही नहीं। जब आपने ये कॉन्शियसली एफर्ट लगाना शुरू किया अपने लकी चीज़ों को, अब भाई अपने लकी डेट पे अगर आप काम करने लगे तो क्या होगा, आपके रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। राइट। इसके साथ साथ जैसे आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका अकाउंट नंबर हो गया, घर का नंबर हो गया, व्हीकल नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें जो ये लकी नंबर मैंने बताया आपके, उस पर आप लेके जाएं। ओके 4 और 8 को हम केस स्टडी लेके चल रहे हैं। आप अपनी केस स्टडी, आप प्लीज़ ये पॉडकास्ट पूरा पेपर पेन के साथ लेके बैठे और अपने अकॉर्डिंग करते रहें। हाँ, ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब आपको मैंने बता दिया कि आपके लकी नंबर कौन से हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो आपके लकी नंबर्स है, उन लकी नंबर्स पे अगर अपनी चीज़ों को आप लेके आएंगे, आप ऑब्जर्व करिए, एक सिंपल सा आप एक्सपेरिमेंट करिए, जो आपका लकी नंबर निकल के आ रहा है उस लकी डेट्स पे अपने काम शुरू करिए करना, ठीक। ओके हाँ, जैसे आप उन लकी डेट्स पे, जैसे मान लीजिए कि आपका 12 तारीख लकी है, 11 आपके लिए लकी नहीं है, आप कोई चीज़ 11 को करने वाले हैं, मत करिए, आप 12 को कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके आउटकम जो है वो चेंज होने शुरू हो गए। ओके, तो हमने ये जाना कि हम अपना भाग्य कैसे सुधार सकते हैं और जो हमारी लाइफ में भाग्य हो सकता है उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं। पर भाग्य के साथ आता है वक्त, समय। तो समय को कैसे फिक्स करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आधे लोग टाइम के साथ ही स्ट्रगल कर जाते हैं। वो बताइए। बहुत अच्छा। देखिए कैसा है कि प्रिडिक्शन जो है ना, मतलब न्यूमरोलॉजी में जो है प्रिडिक्शन और बाकी, मतलब तो प्रिडिक्शन का क्या है ना, बहुत सारा जो एक मिसकंसेप्शन ये फैला हुआ है ना कि कुछ बता दिया, ऐसा बता दिया, वैसा बता दिया, आपका बच्चा इस साल पैदा हुआ होगा, ये हुआ होगा, उससे फ़ायदा नहीं, ठीक है। प्रिडिक्शन का पर्पज़ क्या होना चाहिए, प्रिडिक्शन का जो मेरा मानना है पर्पज़ ये होना चाहिए कि आप समय को टैकल कैसे करें। भाई अभी जैसे मान लीजिए 2025 आने वाला है, अगर आपको ये पता है कि 2025 मेरा बहुत अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, आप जी जान लगा देंगे। जहाँ आप 1 करोड़ कमा सकते हैं वहाँ 10 करोड़ कमाएं। एग्जैक्टली, है ना। जैसे जब बारिश का मौसम आता है तो चींटियां क्या करती हैं, बारिश के होने से पहले अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं। मैं बिल्कुल एकदम वैसे ही समझता हूँ समय को। जब आपको चीज़ें नहीं पता है तो अब आपका क्या है ना, हम हमेशा ना लीनियर तरीके से सोचते हैं कि इस साल अच्छा हुआ, अगले साल भी अच्छा होना चाहिए, उसके अगले साल भी अच्छा होना चाहिए, लीनियर थॉट प्रोसेस। लेकिन समय वैसे नहीं चलता है। समय विल ऑलवेज मूव अप एंड डाउन। अब अगर उस अप एंड डाउन को अगर हम समझ गए तो अब क्या, जब आप प्रोसीड कर रहे हैं, जैसे आप समझिए ना आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, अंधेरा है बिल्कुल, अब आपको उस रास्ते पे प्रोसीड करना है, तो आप अंधेरे में कैसे चल रहे हैं आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा। राइट। जब आप किसी भी मीडियम को नहीं यूज़ करते हैं समय को समझने के लिए, तो आप अंधेरे में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक। जब आप न्यूमरोलॉजी, मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं, कुछ और यूज़ करते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप न्यूमरोलॉजी यूज़ करते हैं तो न्यूमरोलॉजी आपको एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है या देता है कि कैसे आप समय को टैकल करेंगे। जो ये अप्स एंड डाउन्स है, इसको आप पहले से समझ गए, अप्स का आपने भरपूर फ़ायदा उठाया, डाउन्स पे आप कॉशियस हो गए, डाउन पे आपको वो डाउनफॉल नहीं दिखा। अब समय लीनियर नहीं है और आप भी अपने आप को लीनियर तरीके से नहीं सोच रहे हैं, right. तो आप सिंक में आ गए, ठीक है। right. तो समय के लिए जो है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है पर्सनल ईयर का, ठीक। न्यूमरोलॉजी में जो है ना 9 ईयर की साइकिल होती है, 1 से लेकर 9 नंबर है, तो 9 ईयर की साइकिल है, राइट। पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 9, इसी 9 ईयर के साइकिल पे आपका ओवरऑल जो है टाइम गवर्न होता है। ओके। मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि नहीं सर मैं न्यूमरोलॉजी मानता ही नहीं, ठीक, तब भी आप अपने आप को ना 9 ईयर, मैं कहता हूँ कि आज आप बैठे हो, ठीक, आपको ये क्वेश्चन है कि 2025 मेरा कैसा रहेगा। 2025 से 9 साल पीछे जाइए, 2016 जैसा बीता है, लगभग वैसी ही एनर्जी 2025 की रहने वाली। तो अगर मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे न्यूमरोलॉजी से मतलब नहीं, मैं नहीं फॉलो करता, नहीं मानता, मत मानिए, कोई बात नहीं। 9 ईयर के साइकिल पे अपने आप को अलाइन कर लीजिए। हाँ। अगला साल 2016, ये साल कैसा 2015। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को अलाइन करेंगे तो आप ये लिस्ट आउट कर सकते। और 9 साल पीछे जाइए ना, अपने खुद पैटर्न्स देखना, हाँ, खुद पैटर्न्स देख लीजिए, आप देखेंगे कि आपको एक सिमिलैरिटीज मिलनी शुरू हो जाती है। क्रेजी, दिस सो क्रेजी। ओके, ठीक है, आपको एक सिमिलैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आपके पास देखिए, ये जितने भी विज्ञान है ना, यूनिवर्स अनंत है, ठीक है,
हम लोग क्या कर रहे हैं, इन विज्ञान के माध्यम से बस थोड़ा सा ना उस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये यूनिवर्स कैसे चल रहा है, मैं कैसे इसमें परफॉर्म करूं, इसके साथ सिंक हो जाओ, राइट, मेरा मैक्सिमम बेनिफिट हो, राइट। तो ये पैटर्न को अगर हम समझ गए तो हम उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग जो लेमली अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बोला जाता है कि आप सूर्य के साथ उठे, हाँ, तो वो एक तरीके से आप यूनिवर्स के साथ ही सिंक कर रहे हो, एग्जैक्टली। और अगर आप अब ये तो सबको दिख रहा है तो जल्दी बिलीव हो जाता है कि हाँ यार सूरज तो डेली ही उग रहा है जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तो मैं इसके साथ सिंक करता हूँ तो बेनिफिट होंगे, जो कि होते भी हैं। दैट्स व्हाई 5am क्लब और ये सारी, कोई भी आपको सक्सेसफुल बुक या कोई भी आपको सक्सेसफुल इंसान ये नहीं बोलता दिखेगा कि चलो नून क्लब बनाए, हाँ, ऐसा कोई नहीं है, है ना, कि 2pm क्लब, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप समय के साथ मतलब आप ये यूनिवर्स के साथ सिंक कर रहे हैं, एंड यहीं पे कुछ और जिन्होंने बहुत डेप्थ में स्टडी किया जैसे आपने, हाँ, वो नंबर्स और यूनिवर्स को उसको फिर और ज्यादा मतलब एक तरह से और क्या कहते हैं वो कर दिया, रिफाइन कर दिया, ठीक है, रिफाइन कर दिया कि भाई ठीक है, अब ये 9 ईयर को छोड़ो, मैं तुम्हें पहले से बताता हूँ कि ये जो 9 ईयर की साइकिल मैं बताऊंगा उसमें मैं हर साल को डिफाइन कर देता हूँ, राइट, कि क्या एक्सपेक्टेशन आप रखो, किस तरीके से आप परफॉर्म करो कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आए, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके, पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली जो है आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखिए, ठीक, जो आपका डेट है, मंथ है। अब ईयर को मत लिखिए, ठीक है। ईयर की जगह पे जो आपका क्या कहते हैं, जो भी ईयर का आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना चाहते हैं वो ईयर वहां पे आप लिख दीजिए, जैसे 2025, हाँ, 17/12/2025। अब इसको टोटल करके इसको सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी आएगा वो उनका पर्सनल ईयर हो जाएगा। ओके, तो जैसे 17 किया, 12 किया, 2025 9 आ गया, 17 9 26, 26 8, 12 और 8 2, मतलब इनका पर्सनल ईयर 2 आ गया, ठीक है, 12 और 8 20, पर्सनल ईयर 2 आ गया। तो अब इनके लिए पर्सनल ईयर 2 के जो भी सिग्निफिकेंस हैं, जो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, वो ऐसी एक्सपेक्टेशन रख सकते। जैसे ये अगर व्यक्ति देखें तो इनका जो ये साल था वो ओवरऑल अच्छा गया होगा कंपैरेटिवली बाकी के साल, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर 1 था, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये प्रेडिक्शन भी हो जाएगी कि अब ये जनवरी में देख रहे हैं पूरा साल पड़ा है कि कैसे उनका ये वाला साल जाने वाला है, और उसके बाद जो से भी साल आने वाले हैं, ये जो हम लोग का पॉडकास्ट हो रहा है इसमें मतलब कोशिश यही है कि आप बैठ के अपना खुद से कैलकुलेशन करिए और सारी चीजें समझिए, और सबका कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं ना उनका पर्सनल ईयर निकाल के उनको भेज दो कि मैंने प्रेडिक्शन करी है, ये आपका पर्सनल ईयर आज ये वाला साल आप कैसे जाने वाला है। ओके, ठीक, तो आपको पर्सनल ईयर निकालना आ गया। अब हम बात करते हैं जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, हाँ, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 से लेके 9 की बात कर ले। तो जोन सा भी आपका पर्सनल ईयर आया है 1 से लेके 9, हम एक एक नंबर की बात करते हैं कि कैसा आपका जाने वाला है। यस, बताइए। तो जो पर्सनल ईयर 1 है जी, वो नए बिगनिंग को डिनोट करता है, ठीक। ओके, तो पर्सनल ईयर 1 में आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो है भर भर के आती हैं, भर भर के, मतलब इट इज आप समझ लीजिए कि वो जो पर्सनल ईयर 1 है वो ब्लेसिंग का ईयर है। ओके, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, इतने ज्यादा आपके काम, जो भी काम रुके हुए हैं, शादी नहीं हो रही हो जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा है हो जाएगा, सारी चीजें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको बहुत, मतलब जहां पे भी आप हाथ डाल रहे हैं वहां पे आपको एक तरह से कह दीजिए कि सोना ही मिल रहा है, वो वाली चीज हो जाती है पर्सनल ईयर 1 में। ओके, अब होती क्या है, दिक्कत क्या होता है, 2 चीजें हो जाती हैं। जैसे पर्सनल ईयर 9 जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पर्सनल ईयर 9 में आपने कोई नया वेंचर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब वो नया वेंचर पर्सनल ईयर 9 में स्टार्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने कर दिया, आपने 5-6 साल पूरा पैसा इकट्ठा किया, बहुत प्लानिंग की, ये किया, और पर्सनल ईयर 9 में आपने वेंचर स्टार्ट कर दिया। 9 में स्टार्ट हुआ वेंचर कभी चलेगा नहीं, वो फेल हो गया, बंद हो गया। जब आप अब 9 से 1 में गए, अब आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया है, आपका मोरल डाउन है, ठीक है, आपका इमोशनल लॉस हुआ है। अब जब 9 से 1 में गए तो अब आप 1 का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हैं, आपके पास वो फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं है कि आप कुछ नया कर सके। तो अगर किसी को बस इतनी अंडरस्टैंडिंग होती कि भाई 9 है, 9 में नया काम नहीं शुरू करना है, 1 आएगा तब मैं अपनी नई बिगनिंग, नया वेंचर शुरू करूंगा, इतनी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती तो वो आदमी एक बहुत बड़े लॉस से बच सकता था, ठीक है, राइट। तो ये जो है ना, ये इसका क्या कहते हैं, आप समझिए इसका इम्पैक्ट है। तो जब आपका 1 आया, 1 में आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, जैसे 9 में आप बैठ के शांति से प्लानिंग करिए कि 1 में क्या करूंगा। जब आपका 1 आया, अच्छा दूसरी चीज़ क्या होती है सबके साथ, कि जब समय थोड़ा अच्छा चलने लगता है ना,
सब तो शेर है। अपने हाँ फिर अपने अंदर ना वो जो बैठा हुआ ईगो है ना हमारा अहंकार, वो जगने लगता है, अरे अब तो बढ़िया है सब, मेरे ठीक को बता रहा है ना। जैसे ही आप इस चीज में फंसते हैं, पहली बात तो आप एक का बहुत फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप ईगो आ गया ना, तो अब आपके काम वाम सब गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे। राइट। तो पर्सनल ईयर 1 अगर आपका आया, धरती से जुड़िए, ग्राउंड पे रहिए और मेहनत 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 ये करना है। आप ये समझ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया चींटी का कि भाई बारिश के मौसम से पहले वो इकट्ठा कर लेती खाना। आप ये समझ लीजिए कि जो 9 ईयर की साइकिल है ना, जो 1 में जितना आप इकट्ठा कर लेंगे, यही आप अगले 8 साल 9 साल यूटिलाइज करोगे। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्सनल ईयर 1। तो अगर आप कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं फंसे और उस तरीके से अगर आप चीज़ों को लेके आगे बढ़े, शांति से मेहनत किया, मैं कहता हूँ कि 200%, 500%, अगर आप 8 घंटे, कहते हैं ना 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। अभी 19 घंटे काम करो, 20 घंटे काम, हाँ 20 घंटे अभी समय है, क्योंकि अभी जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे काम बन जाएगा। अभी 20 घंटे काम करिए, जब समय आएगा सोने का फिर 20 घंटे सोइए ना। कोई अगर आप जगे हैं तो आप नुकसान कर रहे हैं अपना, ऐसा हो जाएगा। ओके ठीक है। तो पर्सनल ईयर 1 ये है, जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है वो तैयार हो जाए। नए बिगनिंग के लिए डरिए मत। प्रमोशन नहीं हो रहा है, जाके इस साल अपफ्रंट अपने बॉस से बात करिए कि भैया मुझे प्रमोशन चाहिए। आप मांगेंगे आपको मिल जाएगा, ये वाली चीज़, ठीक। लेकिन ये वाले मोड में नहीं आना है कि अब सब अच्छा चल रहा है। देखिए वो साल तो अच्छा चला जाएगा, अगर आप ईगो में भी आ गए, आप कुछ भी, आपका बिहेवियर खराब भी रहा, तब भी वो साल अच्छा निकल जाएगा। लेकिन अब उस साल आपने जो बोया है वो अगले साल आप 8 साल आप काटेंगे। अगर आपने अहंकार बोया है तो आप अहंकार काटेंगे, अगर आपने हार्डवर्क बोया है तो आप हार्डवर्क काटेंगे। ठीक है, ग्रेट। ये पर्सनल ईयर 1 आ गया। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 2 की। अच्छा होता क्या, पर्सनल ईयर 1 में बहुत सक्सेस, बहुत सारी चीज़ें, एकदम मोमेंटम आ गया। अब लगता है कि बस अब जीवन जो है, अब मिली है बात, अब बात बनी है, अब सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन 2 जैसे ही आता है, 2 कहता है भैया थोड़ा शांत रहो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, जब आपको ये चीज़ें नहीं पता है। अब आप 1 से 2 में गए, अब आपको उसी स्पीड से भागना है। ठीक, अब उसी स्पीड से, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही रहती है कि मैंने इतना मेहनत किया, मुझे इतना मिला, अब मैं वापस से उतना मेहनत करूं, मुझे उतना ही मिलना चाहिए। पर्सनल ईयर 2 में वो नहीं होता है। ओके। पर्सनल ईयर 3 में चीजें स्लो डाउन हो जाएगी, इमोशनल हो जाएंगी। हाँ, तो अब जब चीजें अगर स्लो डाउन हो गई तो इमोशनल अप्स डाउन आते हैं, वो अपनी जगह पे हैं। तो जब चीजें अगर आपकी स्लो डाउन हो रही हैं, राइट, तो अब क्या हुआ, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही रही तो आपके जीवन में क्या आएगा फिर, आपको क्या बोलते हैं उसको, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। राइट, कि भैया अब मुझे अच्छे से सब कुछ मिल रहा था, अब क्यों नहीं मिल रहा है। अब उस डिसअपॉइंटमेंट में आपके डिसीजंस गलत होंगे। अब जो आपने 1 में कमाया है, 2 में आप वो गंवाने भी लगेंगे। आपके लोगों से क्या कहते हैं, स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगे। हो सकता है कहीं बदतमीजियां शुरू हो जाए, आप किसी के साथ झगड़ा लड़ाई कर ले, ये भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर पर्सनल ईयर 2 में अगर आपने ये किया कि भाई मैंने 1 में बहुत मेहनत की, अब 2 में थोड़ा स्लो डाउन कर लेता हूँ और पेशेंस डेवलप करता हूँ। पर्सनल ईयर 2 का जो मंत्र है वो है पेशेंस का। अगर मैंने पेशेंस डेवलप किया, मैं अगर 100% दे रहा हूँ, अगर मुझे 50% रिजल्ट मिल रहा है तो आई विल बी हैप्पी। अगर हमने ये माइंडसेट डेवलप कर लिया, उसी मोमेंटम से नहीं भाग सकते। स्लो डाउन अगर कर लिया तो पर्सनल ईयर 2 फिर अच्छे से निकल जाएगा, आपको नेगेटिव रिजल्ट दे के नहीं जाएगा। हो सकता है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ना दे के जाए। शांति से मेहनत करिए, पेशेंस के साथ, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आप देखेंगे कि 2 शांति से निकल गया। 2 में अपनी एनर्जी को कंजर्व करिए। ठीक है, जो मैंने कहा ना कि 20 घंटा सोने का समय है, यहाँ पे सोइए ना 20 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जगह रहेंगे तो आप अननेसेसरी यहाँ वहाँ जो है तो मतलब 1 में 20 घंटा जागे, 2 में सोए। हाँ, मतलब कम से कम जो है 1 में आप सोइए। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रह सकते हैं उतना रिलैक्स रहिए। क्यों? क्योंकि इमोशनल अप डाउन्स भी होंगे। 2 का साल है, मून की एनर्जी है, वो भी आपको परेशान करेगी। ठीक है, रिलेशनशिप पे ध्यान दे सकते हैं, थोड़े प्यार मोहब्बत जो है, अगर जैसे अगर रिलेशनशिप में है तो थोड़ा उस पर ध्यान दे दीजिए, वो ज़्यादा मतलब सही रहेगा। वर्सेस कि आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस होकर वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत मोमेंटम मिल जाए, गेन मिल जाए, वो अच्छी चीज़ नहीं। ठीक, ओके। 2 से अब आप 3 में गए। अब 2 में क्या हुआ,
अब देखिए, अगर आप समय को नहीं समझते हैं तो 2 में आपने फिर से चोट खाई, ठीक है। अब 3 का फायदा नहीं उठा पाएंगे। 3 क्या है? जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर क्या करता है ना, एक्सपेंशन देता है। तो नंबर 3 जो पर्सनल ईयर है वो एक्सपेंशन का समय है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे 1 में हमने कोई पौधा लगा दिया, ठीक। अब 1 में जब पौधा लगाया तो 2 में क्या हुआ, वो पौधे को ग्रो होने दो भाई, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी फल नहीं खा सकते हैं, राइट। 3 जो है क्या करेगा, उसको फिर और एक्सपैंड कराएगा। कोई अगर हमने वेंचर स्टार्ट किया, वो वेंचर और एक्सपैंड होने वाला है। तो आपके पर्सनल एक्सपेंशन का समय है, मतलब 3 आपको बहुत सारी पॉजिटिव रिजल्ट्स, बहुत अच्छी एनर्जी, कुछ नया अगर हम सोच रहे हैं, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाती है, ठीक। तो वो कंपाउंडिंग का ईयर हो गया, हाँ कह सकते हैं कंपाउंडिंग का ईयर है। जो आपने हार्डवर्क 2 में किया, 1 में किया, उसमें अब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे कि हाँ अब चीज़ें, मतलब जैसे बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो 1 में थोड़ा मोमेंटम मिला, चल रहा है, 2 में फिर आपने थोड़ा उसको स्टेबल किया, अब 3 में आप कहेंगे नहीं अब बिजनेस मेरा सही चलने लगा। अब आप ये नहीं कहेंगे कि अरे शुरू हुआ है देखते हैं क्या होता, वो वाली बात नहीं। 3 की एनर्जी ऐसी है कि आपके बिजनेस को उसने स्टैब्लिश कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, लोगों तक पहुंचा दिया, ये सारी चीज़ें। तो 3 ये पॉजिटिव एनर्जी दे के जाता है। लेकिन जितने भी लोग सुन रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिए कि आपका कौन सा पर्सनल ईयर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन जी 3 क्या करता है, आपको बहुत ज़्यादा जैसे क्रिएटिव बनाता है, तो क्रिएटिविटी के साथ साथ वो बहुत इमेजिनेटिव भी बनाता है। लेकिन अब इमेजिनेशन का कोई एंड नहीं है, राइट। तो फिर वो कहते हैं ना, कहावत है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि यहाँ भी हाथ डाल दिया, वहाँ भी हाथ डाल दिया, वहाँ भी अब 5-6 वेंचर्स एक साथ स्टार्ट कर लिए। अब पता चला कि समय किसी एक वेंचर को ढंग से दे ही नहीं पा रहे, तो वो फेलियर का मतलब सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर 3 में अगर फेलियर होता है तो 3 में आपको क्या करना है कि जो वेंचर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा उसको एक कंक्लूसिव डायरेक्शन में लेके जाइए, फिर दूसरी चीज़ में हाथ डालिए, फिर तीसरी चीज़ में हाथ डालिए। तो आप ऐसे ओवर इमेजिनेटिव मत बन जाइए कि मैं ये भी कर लूँगा मैं, क्योंकि एनर्जी अच्छी है, आप जो भी करेंगे वो कर लेंगे आप, मतलब वो शुरू तो हो जाएगा, लेकिन वो कंक्लूजन पे जा रहा है, उसका वो फाइनल आउटकम आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो नहीं पता, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 4 की। अब 3 में आपने बिजनेस अपना एक्सपैंड कर दिया, मे बी 1 शॉप थी, 1 की जगह आपने 4 शॉप कर दिया, तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, राइट। तो अब पर्सनल ईयर 4 जो है राहु का समय आता है। राहु क्या कहता है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशन। ओके ठीक है। तो अब आपके बिजनेस एक्सपैंड हो गए, आपकी 1 शॉप की 4 शॉप हो गई, तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस स्टेबल होगा, राइट। तो अब राहु के पर्सनल ईयर 4 में आप जितना ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं उतना ज्यादा हार्डवर्क करिए, एग्रेशन नहीं चाहिए। अगर आप एग्रेशन, राहु क्या करता है, एग्रेशन और गुस्सा भी बहुत लेके आता है, ठीक है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको वो आउटकम नहीं मिलेगा, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्या होंगे, एग्रेशन में आएंगे, आप सामने वाले से बदतमीजी भी कर सकते हैं। तो उन चीज़ों में नहीं फंसना। क्यों? क्योंकि अगर आपने एग्रेशन में आए तो फिर वो इतना ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगी सिचुएशन कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बैकफायर कर जाएगी। तो 4 में गर्दन झुका के शांति से सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करिए। जितना आप हार्ड वर्क, राहु कहता है कि भैया मेहनत करो, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा समय आपके लिए, जब आने वाला समय है ना, वो अच्छा हो जाएगा, ठीक। तो 4 में आपने मेहनत किया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। 5 में जब आप आए तो अब 5 जो है वो ग्रोथ का ईयर है। जो पर्सनल ईयर 5 है, पर्सनल ईयर 6 है, ये दोनों ही अच्छे होते हैं। इन दोनों में जितना आपने मेहनत किया है अब तक, वो आपको उसमें वो मोमेंटम मिलेगा। 5 में भी आप बहुत ग्रो करेंगे, 6 में भी आप बहुत ग्रो करेंगे। तो 5 और 6 में फिर वापस से जो है आपकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो कंटिन्यू। लेकिन अगर 4 में आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जहाँ पे वो नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिव चीज़ें, तो फिर वो फिर वो 5 में भी कंटिन्यू करेगा, तो 5 का फिर उतना फायदा आप नहीं ले पाएंगे। और अगर सिचुएशन बहुत खराब कर रखी है आपने, तो 5 और 6 दोनों को खराब कर सकता है। तो 5 और 6 दोनों ही अच्छे हैं। उन दोनों में आप अगर कुछ जैसे नया शादी नहीं सॉरी कोई क्यों नहीं कर सकते, जिन लोगों का डिवोर्स पर परेशान है वो नई शादी भी कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, कुछ नए रिलेशनशिप में जाना है वो हो जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा है वो हो जाएगा। 6 नंबर में स्पेशली अगर कोई मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी जो है बहुत अच्छे से, मान लीजिए डिवोर्स ही चाहते हैं तो वो डिवोर्स भी जो है उसमें
मतलब एक तरह आपके से फेवर में आ जाएगा। हाँ, फेवर में आ जाएगा। 6 नंबर में आपका फेवर है। देखिए एक चीज जो है ना, ये समझने की जरूरत है कि जो समय है ना, जब उसको हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, राइट, वो कहता है कि मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, क्या करूं, ठीक है, मतलब मैं इतने साल से ढूंढने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं उनको कहता हूँ अच्छा ठीक है, उनका मैंने जब एनालाइज किया, सब कुछ किया, मैं बोला अच्छा एक काम करिए, अभी आप बिल्कुल मत प्रयास करिए, ये जब समय आएगा तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना है। देखिए इसके 2 फैक्टर हो गए। जब आप गलत समय पे प्रयास करते हैं ना, तो हो सकता है आपका काम बन जाए, लेकिन फिर गलत व्यक्ति के साथ काम बनेगा, मतलब जो मैच हुआ आपका वो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जब आप सही समय पे काम करते हैं तो आपको उसमें रिजल्ट तो अच्छा मिलना ही मिलना है, बट उसके साथ साथ सही चीज भी मिल जाती है, सही मैच भी हो जाता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को इस टाइम के साथ अलाइन करना, ठीक है। अब हमने 1 से 6 की बात कर ली, अब आते हैं पर्सनल ईयर 7 में। अब बहुत पैसा, बहुत ये सब तामझाम हो गया है ना। हाँ। अब 7 कहता है कि भैया 2 चीज़ें करनी है तुम्हें, एक तो अपने स्किल पे काम करो, भाई जब तक तुम स्किल नहीं बढ़ाओगे और कैसे ग्रो करोगे ना। 9 ईयर की साइकिल में तुमने अब कर लिया, जो तुम्हारे पास जितनी स्किल सेट थी उससे तुमने इतना ग्रो कर लिया। तो 7 कहता है कि अपने स्किल, तो कोई नई चीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो उसके सीखने के लिए सबसे अच्छा समय है, ठीक। और दूसरा स्पिरिचुअलिटी, अगर आप जैसे कि मेडिटेट करना चाह रहे हैं, मेडिटेशन में जाना चाह रहे हैं, ये चीज़ें करना चाह रहे हैं, बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, पर्सनल ईयर 7 के समय में करिए। आपकी स्पिरिचुअलिटी उस समय बहुत पीक पे होती है, आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत पीक पे होता है। तो जब आप ऐसे अपने आप को इंटरनलाइज करके अपने आप को कनेक्ट करते हैं ना शिव के साथ, तो क्या होता है कि जो अब देखिए उस समय पैसे का नहीं सोचना है। अगर आप फाइनेंशियल चीज़ें सोचते हैं या कोई ऐसे मटेरियल गेन सोचते हैं ना, तो फिर वो साल बहुत अच्छा नहीं जाएगा। अगर आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जब आप ध्यान देते हैं, तो आपका जो इंट्यूशन है ना उससे आप जुड़ जाते हैं। तो आपको ना फिर इंसाइट्स मिलने लगते हैं अपने जीवन के, कि भाई 6 साल जो मैंने बिताया, जो मैं काम कर रहा हूँ या जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। चाइनीज़ में एक कहावत है कि इफ़ यू आर गोइंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट यू विल रीच देयर, है ना। कि भाई अगर किसी एक रास्ते पे आप जा रहे हो तो आप वहाँ पहुँचोगे ज़रूर। अब वो रास्ता गलत है कि सही है वो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पर्सनल ईयर 7 में अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, तो हमें भौतिक जगत में भी सही डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, वो इंट्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक। और फिर जब आप अपने स्किल्स पे ध्यान देना शुरू करते हैं कि मैं और ग्रो करूं और क्या स्किल सेट ग्रो करूं, तो ये अब आप अगले 9 साल के लिए तैयारी शुरू कर दी आपने। जो 7, 8, 9 है ना, ये क्लोजिंग का टाइम धीरे धीरे आ रहा है, हिसाब किताब बराबर करने का टाइम आ रहा है। तो यहाँ से अब हमें अगले 9 ईयर की प्लानिंग जो है शुरू कर देनी चाहिए। तो वो जो स्किल सेट जो शुरू हम कर रहे हैं, जो स्किल सेट हम समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, वो पर्सनल ईयर 7 आपको अच्छे से देके जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 8 की। जी, जैसे 8 के बारे में ना एक बहुत बड़ी भ्रांति ये फैली हुई है कि भाई 8 है तो गड़बड़ ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। ओके। अगर 1 से लेके 7 साल तक अगर आपने टाइम पास किया है, ठीक है, तो फिर 8 बहुत परेशान करके जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर 1 से लेके 7 साल तक अगर आपने हार्ड वर्क किया है, तो 8 आपको ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ गेन, फाइनेंशियल सक्सेस जिसको हम कहते हैं ना, बहुत बड़ा सक्सेस वो देके जा सकता है। मेरा आ रहा है आ रहा है और मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। कर रहे हैं तो अच्छा देके जाएगा। वाह, मतलब मेरा अच्छा साल है। अच्छा जाए, ग्रेट। इसके साथ साथ अब मान लीजिए कोई ये कहता है कि सर अब तो हमें तो पता नहीं था, हमने तो 1 से 7 साल तक टाइम पास किया, अब क्या करें, 8 को कैसे टैकल करें। ये भी है। तो उसके लिए फिर सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि आप साल के शुरुआत से हार्ड वर्क करना शुरू कर दो। जिस भी डायरेक्शन में आप काम करते हो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आप ये मान लो कि मेरा ये साल शांति से निकल जाए, नौकरी है मेरे पास, आप इसके लिए ग्रेटफुल रहो। आप ये मत बोलो कि मुझे प्रमोशन दो, मुझे ये फाइनेंशियल गेन दो, वो नहीं। 8 को अगर आप मेहनत के साथ निकाल देते हो, तो बाय द ईयर एंड कुछ ना कुछ आपको गेन मिल जाएगा। सैटर्न का वो प्रॉपर्टी है, वो आपको गेन देके ही जाएगा। तो अगर आपने 1 से 7 साल तक हार्डवर्क नहीं किया है, तो फिर 8वें साल जैसे शुरू होता है आप हार्डवर्क शुरू कर दीजिए, ठीक है। Okay. तब भी आप उसको सही तरीके से निकाल के ले जा सकते हैं, ठीक। ओके। अब इसके बाद आता है पर्सनल ईयर 9। राइट। पर्सनल ईयर 9 जो है ये क्लोजिंग का समय है। क्लोजिंग का समय मतलब अब 1 से लेके 8 साल तक हमने क्या किया,
उसका हिसाब किताब करते हैं, ठीक। साथ में हमें जो इनसाइट्स मिली उसको लेके अब अगले 9 साल हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक। तो पर्सनल ईयर 9 में कोई नया काम नहीं शुरू करना है। क्लोजिंग का समय, क्लोजिंग वाली एनर्जी है, तो नया वेंचर नहीं स्टार्ट करना है। शादी विवाह अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, मत करिए, ठीक है। ऐसे कोई भी चीज़ जहाँ पे बिगिनिंग की बात हो रही है उसको अवॉइड करिए। 9 का जो पर्पज़ है कि 9 शांति से निकल जाए बस, ठीक। 9 में बहुत सारे गलत चीज़ें भी हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि 9 है मार्स की एनर्जी है, ठीक है। आपको बहुत एग्रेसिव भी बनाता है। जब आप बहुत एग्रेसिव बनते हैं, मतलब मान लीजिए पर्सनल ईयर 9 में आपकी चीज़ें आपको नहीं पता, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, आपने 9 में कुछ ऐसा काम किया, ठीक है, जहाँ पे आपके लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। अब वो कॉन्फ्लिक्ट इतना एस्केलेट हो जाएगा कि उसके जो रिप्रकशन है वो अगले 2-3 साल तक चलते रहेंगे, इतना, क्योंकि 9 की एनर्जी आपको बहुत एग्रेसिव बनाएगी। पर्सनल ईयर 9 में एक जो चीज़ सबको करनी चाहिए वो ये है कि कोई ना कोई फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, ठीक। जैसे जिम चले गए या सुबह वॉक पे चले गए। वो क्या है, अपने एनर्जी को आपको चैनलाइज ज़रूर करना है। 9 की जो एनर्जी है वो आपको, मार्स के अंदर प्रचंड मात्रा में एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर उसको हमने चैनलाइज नहीं किया तो क्या होगा, वो इकट्ठा होती रहती है, फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, 0 एक्सपेक्टेशन, अपने एनर्जी को चैनलाइज करिए। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल नहीं फंसना है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं तो वो बहुत गड़बड़ है, बहुत, मतलब आप समझ लीजिए कि फिर वो ऐसा उसका आउटकम आएगा कि आप बहुत बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक। तो ये पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 9 की मैंने बात की। और एक चीज़ ये भी समझेंगे, ये एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे लकी नंबर हमने निकाले उनके साथ कि हमने देख लिया कि नहीं मैं 8 वाला हूँ तो मेरा पर्सनल ईयर 1 खराब होगा, ऐसा नहीं। पर्सनल ईयर जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी सबके लिए बराबर है। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है 1 से लेके 9 नंबर तक पर्सनल ईयर, अगर आप अपने आप को उससे अलाइन कर लेंगे तो अब आप जो समय का अप डाउन है, ठीक है, अब आप लीनियर तरीके से समय को नहीं देख रहे हैं, अब आपने अप डाउन के साथ अपने आप को अलाइन कर लिया, आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें बिल्कुल सही होंगी। ग्रेट, दैट्स सो नाइस। आई गेस ये पार्ट है जहाँ पे सब अपने ही नहीं, अपने सारे रिश्तेदार, अपने सारे दोस्त यार, सबका, घर वालों का पर्सनल ईयर निकाल के और सब समझ के बैठ गए होंगे, और उनको बता भी रहे होंगे कि बेटा 13 साल ये है, ये मत करिए, वो मत करिए। बट ओके, मूविंग ऑन। अब आते हैं जो डॉनटॉक्स का स्पेशल पार्ट है, जिस पे सबको चाहिए होता है कि अगर कोई ऑकल्ट साइंस का इंसान आया तो वो रेमेडीज़ ज़रूर देगा। तो हम रेमेडीज़ पे आते हैं। आप रेमेडीज़ बताइए। बहुत सारे जो हमें कमेंट्स आते हैं ऑडियंस के, उनका ये रहता है, कुछ ऑडियंस के कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम रेमेडीज़ ले लेते हैं, कि बहुत सारे लोगों को डिले रहता है कि शादी नहीं हो पा रही है, बहुत डिले हो जा रहे हैं, एज निकले जा रही है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ है? तो जैसे अगर डिले में, अगर मैरिज में डिले हो रहा है तो जो 2 नंबर है मून, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 2 नंबर के लिए आप जो है अपने जो छोटी उंगली है हमारी, ठीक है, लिटिल फिंगर, इसमें आप एक चांदी का जो है रिंग पहनिए, ठीक है। ये 2 नंबर की बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ 2 नंबर हमारे घर में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो गवर्न करता है। ओके। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है पितरों की डायरेक्शन है, ठीक। तो जब तक पितरों की ब्लेसिंग नहीं मिलती है, हमें हमारे जीवन में जो भी ऑस्पिशियस इवेंट्स हैं वो नहीं होते हैं, ठीक। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में साउदर्न वॉल पे अगर आप अपने किसी एंसेस्टर की फोटो लगा सकते हैं तो उसको लगाइए। इसके साथ साथ रोज क्वार्ट्स के लव बर्ड्स आते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रोज क्वार्ट्स के जो लव बर्ड हैं उनको भी आप रखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, वो उसको एक्सेलरेट कर देगा। इसके साथ साथ 2 या 3 डायरेक्शन और हैं जिनको हम देख सकते हैं घर में। जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो ऑस्पिशियस इवेंट को डिनोट करता है। तो अगर आपके घर में साउथ ईस्ट अगर आपका इम्बैलेंस है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहाँ पे ग्रीन कलर का कोई प्लांट जो है वो आप इंस्टॉल करिए, तो वो क्या करेगा, वहाँ की एनर्जी को सही करेगा। साउथ ईस्ट की एनर्जी अच्छी होगी तो आपके घर में जो ऑस्पिशियस इवेंट जो रुका हुआ है वो होना शुरू हो जाएगा, ठीक। इसके साथ साथ जो ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, ईस्ट क्या है ना, हमारे सोशल सर्कल को डिनोट करता है। अगर आपके कनेक्शन सही नहीं बनेंगे तो आप किस तरीके से सही जगह पहुंच पाएंगे ना, रिश्ता कैसे बनेगा। तो ईस्ट डायरेक्शन में सन जो है, कॉपर का एक सन आता है 7 फीट की हाइट पे, वो कॉपर का अगर आप सन लगाते हैं तो वो उस डायरेक्शन की एनर्जी को इन्हांस करता है। आपके सोशल सर्कल जो है, कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे। ये अगर 3-4 चीज़ें अगर आपने अपने घर में की
इन डायरेक्शंस को अगर आपने बैलेंस किया तो आप देखेंगे कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। वाह, ग्रेट, ओके। शादी हो चुकी होती है बट बहुत इश्यूज आने लग जाते हैं, या फिर एक हैप्पी मैरिड लाइफ चलती रहे, कंटिन्यू रहे, उसके लिए? देखिए शादी के लिए ना आप समझते हैं न्यूमरोलॉजी से कि जो हमारे जैसे लोशो ग्रिड में या फिर हम अपने डेट ऑफ बर्थ को ही चेक कर लें, अगेन शादी के लिए 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके साथ साथ 5 और 6 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 2 नंबर ना देखिए प्यार का प्रतीक है ना, जितने भी गाने और वो जितनी भी चीज़ें होती हैं सब मून पे ही बनते हैं। तो 2 नंबर को बैलेंस करने के लिए जैसे मैंने बताया, या तो साउथ वेस्ट में आप एक रोज क्वार्ट्स का जो है लव बर्ड लाइए, वो रख दीजिए, राइट, वो बहुत अच्छे से काम करता है। ओके। जो 5 और 6 नंबर है, अगर 2 नंबर हस्बैंड वाइफ दोनों में हो तो बहुत अच्छा, अगर दोनों में मिसिंग है, किसी एक में मिसिंग होगा तो कहीं ना कहीं मैरिज में इशू रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जो 5 और 6 नंबर है, ये 5 नंबर क्या करता है, 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है, ठीक है। तो अगर हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, मान लीजिए 5 नंबर अगर मिसिंग है ना, तो उनमें आपस में बातचीत बंद हो जाएगी। बातचीत मतलब जैसे झगड़े लड़ाई भी नहीं होंगे, मतलब संवाद छोड़ दीजिए, वाद विवाद भी नहीं होगा, वैसा हो जाएगा। कोल्ड वॉर, हाँ, कोल्ड वॉर टाइप का, मतलब एक दूसरे से बात करना ही पसंद नहीं करते हैं। और 6 नंबर जो है वो सेंसुअलिटी का है, ठीक है, उनके बीच में जो फिजिकल रिलेशन है उसका है। तो भाई अगर किसी मैरिज में अगर वो फिजिकल रिलेशन, अगर वो सेंसुअलिटी नहीं है तो वो मैरिज बहुत दिन नहीं चलता है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो ये 5 और 6 नंबर की ये, तो 5 नंबर के लिए आप चाहें तो एक ग्रीन जेट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक। 6 नंबर के लिए जो है क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है, वो भी आप पहन सकते हैं, ओके। तो जिसमें अगर मान लेते हैं कि अगर हस्बैंड में 5 नंबर मिसिंग है तो हस्बैंड को पहनना चाहिए, अगर वाइफ में 5 नंबर मिसिंग है तो वाइफ को पहनना चाहिए, ठीक है। सेम चीज जो है 6 नंबर के लिए भी है। जो 2 नंबर चांदी का छल्ला, जो मैंने कहा चांदी का जो रिंग है, वो दोनों लोग पहन लें। अगर मिसिंग है तब तो जरूर पहने, नहीं मिसिंग है तब भी पहन लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ पड़ा। और साथ में जो मैंने कहा कि रोज क्वार्ट्स का जो लव बर्ड्स रखना है साउथ वेस्ट में, वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कि संतान प्राप्ति में इशू और ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए? हाँ, देखिए जो हमारे 7 चक्रास है ना हमारे शरीर में, ठीक है, तो वो भी हर चक्रा को एक नंबर गवर्न करता है और हर नंबर का अपना एक प्लैनेट है, ठीक, राइट। तो जो हमारे नीचे से जैसे हमारा पहला चक्रा है मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गवर्न करता है, और स्वादिष्ठान चक्रा को जो है वो जुपिटर गवर्न करते हैं। तो बिना गुरु की ब्लेसिंग के, बिना जुपिटर की ब्लेसिंग के आपके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर आपका नंबर 3 मिसिंग है या अगर इम्बैलेंस है, तो कहीं चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, मतलब हस्बैंड वाइफ में किसी का भी हो, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इशू रहेंगे और उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके। 2 चीज़ें हम कर सकते हैं, एक अपने ऊपर जो रेमेडी करनी है, 3 नंबर के लिए एक एमेथिस्ट जो है स्टोन आता है, वो अपने घर में आप रख सकते हैं, उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों अगर पहने तो भी ठीक है, अगर जिसमें मिसिंग है वो पहन ले, वो सबसे अच्छा है। अगर मान लीजिए अगर वाइफ को जैसे अगर प्रॉब्लम है, ठीक, अगर वो डॉक्टर की हेल्प ले रही हैं, वो बिल्कुल लेना चाहिए, मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। अगर वो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनेंगी ना, तो जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी से विजिबल हो जाएगी, ओके, और उसके सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आपने पहन लिया। इसके साथ साथ जो ईस्ट डायरेक्शन है वो भी नंबर 3 को गवर्न करता है, जहाँ से घर में जैविक एनर्जी आती है, ठीक है। तो अगर घर में जैविक एनर्जी नहीं आती है तब भी हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं बने रहते हैं। तो उसके लिए कोई आप जैसे ग्रीन कलर का एक प्लांट ले लीजिए, अगर ग्रीन वेस्ट ले सकते हैं तो उसमें लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। ओके। बहुत सारे लोग हैं जो मकान बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, स्पेशली 2025 अगला सारे लोगों के टारगेट्स बनते हैं, तो वो क्या रेमेडीज करें कि जिससे वो जल्दी घर खरीद पाए? हाँ, देखिए न्यूमरोलॉजी में जो है ना लोशो ग्रिड में 258 ये जो एक प्लेन बनता है, इसको हम प्रॉपर्टी प्लेन ही कहते हैं। तो अगर आपके जीवन में 258 अगर इन नंबर्स की ब्लेसिंग नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। 99% केसेस में देखा गया है, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके नंबर्स मिसिंग है तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी ही नहीं, ठीक। मान लीजिए आपके 2 और 8 नंबर है, आपका 5 नंबर का बच्चा पैदा हो गया, अब क्या हुआ, उसका सपोर्ट आना शुरू हो गया, तो अब आपका 258 कंप्लीट हुआ, आपने राइट अवे प्रॉपर्टी बना ली, ठीक। या शादी आपकी ऐसे बच्चे ऐसे मतलब लेडी से हो गई, हाँ, शादी आपकी ऐसे लेडी से हो गई जो मान लीजिए आपके 2 नंबर मिसिंग है, आपकी वाइफ का 2 नंबर है, आपका 58 है, आपकी प्रॉपर्टी बन गई, ठीक। तो इस तरीके से भी होता है। तो जब भी हम शादी करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है, जब आपका पर्सनल ईयर 2, 5 या 8 आता है,
उस समय आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे मान लीजिए 2 का पर्सनल ईयर आया, तो अब उस प्रॉपर्टी प्लेन का जो प्लेन है ना, उसको एक अलग से एनर्जी मिलने लगी, बिकॉज 2 नंबर की एनर्जी में आप चल रहे हैं उस समय। तो वो अब 2 नंबर का साल आया, तो उस समय अगर आप एफर्ट लगाएंगे, मान लीजिए आपके पास 8 है 5 नहीं है और आप 2 पर्सनल ईयर में चल रहे हैं, तो अब आपने क्या किया, पर्सनल ईयर 2 की रेमेडी कर ली, मतलब 2 नंबर की रेमेडी कर ली, आपने नंबर 5 की रेमेडी कर दी, अब आपके 258 ये कंप्लीट है और उसको एक स्पेसिफिक एनर्जी मिली हुई है। तो उस समय अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो आपका प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है। 2, 5, 8 के लिए रेमेडी क्या करनी है, तो 2 नंबर के लिए अगेन या तो आप चांदी का छल्ला पहन लीजिए, या फिर क्रिस्टल गोल्ड कलर वाला जो क्रिस्टल आता है उसका ब्रेसलेट आता है, आप वो पहन सकते हैं। 5 नंबर के लिए अगेन मैंने बताया था, ग्रीन जेट का ब्रेसलेट पहन लीजिए या ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहन लीजिए, वो भी काम कर जाएगा। 8 नंबर के लिए अभी एमेथिस्ट हमने 3 नंबर के लिए देखा, 8 नंबर के लिए भी एमेथिस्ट शनि के लिए बहुत अच्छा काम करता है, आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आपने अगर ये 258 कंप्लीट कर दिया और पर्सनली ये 2, 5 और 8 को अगर आप ध्यान में रख के अगर अपने एफर्ट को लगाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी ज़रूर बन जाएगी। ग्रेट, ओके। कुछ थोड़े से सैड कमेंट्स ही होते हैं कि कंसीव तो कर रहे हैं बट बार बार अबॉर्शन हो रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, उसके लिए कोई रेमेडी होती है? हाँ, बताइए। देखिए, अगर कंसीव कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब उसमें क्या होता होगा ना कि वो घर का जो हमारा जो वास्तु है ना कहीं वहाँ पे वो रोल प्ले करता है कि आप जहाँ पे सो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप सो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, मान लीजिए जैसे कहा जाता है कि नॉर्थ में सर करके नहीं सोना चाहिए या वेस्ट में सर करके कम सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, साउदर्न डायरेक्शन में सर करके सोना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नॉर्थ में सर करके सो रहे हैं। तो पहले तो अपनी स्लीपिंग पोजीशन देखिए, और अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको जो है साउथ वेस्ट जो घर का डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर देना चाहिए। मतलब वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही जो है सोना शुरू कर दें। पितरों की जगह है वो, पितृ क्या करते हैं, उनका ही तो वंश आगे बढ़ने वाला है ना, उनके वंश को ही वृद्धि मिलने वाली है, तो वो क्या करते हैं, फिर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और फिर जो बच्चा है ना उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो अगर अबॉर्शन वगैरह के या इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं तो आप अपने बेड को सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट में अगर शिफ्ट कर देंगे, तो साउथ वेस्ट में शिफ्ट करिए, साथ में जो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट मैंने कहा, ठीक है, 3 नंबर के लिए वो पहन लीजिए, ताकि अगर कोई हेल्थ इश्यूज और भी आने वाले होंगे तो भी नहीं आएंगे, काम हो जाएगा। ग्रेट, ऑसम। इससे बेटर शुरुआत नहीं हो सकती नए साल की। थैंक यू सो मच। एंड आखिरी सवाल पे आते हैं, मैं सबसे पूछता हूँ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाउ वाज आई एज अ होस्ट फॉर डॉन टॉक्स? आई थिंक अमेजिंग।